अमेरिका के पास चीन के लिए एक युद्ध योजना है और इसमें सिर्फ 2 दिन लगेंगे। शायद थोड़ा ज्यादा समय लगे अगर बीजिंग को यह समय सारणी पसंद नहीं आई, जो कि ऐतिहासिक रूप से उन्हें पसंद नहीं आती। फ्लैश पॉइंट है ताइवान, वो द्वीप जो आपके फोन, आपकी कार और आधी दुनिया के सैन्य उपकरणों के लिए चिप्स बनाता है। अगर ये खो गया तो वैश्विक अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। युद्ध सिमुलेशन दिखाते हैं कि शुरुआती कदम में ही अमेरिका को 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और 500 विमान गंवाने पड़ेंगे। यह सिर्फ ऑफिस में बुरा दिन नहीं, बल्कि वियतनाम युद्ध जैसा है, बस 3 हफ्तों में समेटा हुआ, शांति समझौते पर बहस शुरू होने से पहले ही। ऐसी योजना जो विनाश से शुरू होती है, उसे जीत की रणनीति कैसे बताया जा सकता है? आज हम देख रहे हैं कि चीन के ताइवान पर हमले पर अमेरिका का असली जवाब क्या है और क्यों ये बीजिंग को किसी भी कैरियर ग्रुप से ज्यादा डराता है। और अगर आपको ये साप्ताहिक वीडियो पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, इससे पहले कि पेंटागन इस जानकारी को भी गोपनीय कर दे। चलिए समस्या से शुरू करते हैं। 30 साल पहले अमेरिका ताइवान जलडमरू मध्य में अपने कैरियर ग्रुप्स भेजकर चीन को पीछे हटा सकता था। आज इन कैरियर ग्रुप्स को दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन के खतरे के कारण समुद्र में सैकड़ों मील दूर रहना पड़ता है। 2026 में ईरान के संघर्ष में हमने ये देखा, लेकिन चीन के पास और भी हजारों ड्रोन और मिसाइलें हैं जिनकी पहुंच ईरान से कहीं अधिक है। चीन के पास भी दुनिया की किसी भी नौसेना से सबसे ज्यादा जहाज हैं। 2026 में कुल 405 यूनिट्स। जरूर ये जहाज अमेरिकी नौसेना जैसे अच्छे नहीं हैं, लेकिन पूर्व जनरल जैक कीन जैसे सैन्य सूत्र मानते हैं कि संख्या अपने आप में भी एक ताकत है। ज्यादा जहाज मतलब ज्यादा मारक क्षमता। सूची देखिए, चीन के पास 8 रेनहाई क्लास विध्वंसक हैं, वहां 28 लुंगांग 3 क्लास विध्वंसक हैं। सूची और भी लंबी है। चीन के पास जबरदस्त मारक क्षमता है। इसी वजह से सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज या CSIS जैसे स्वतंत्र स्रोतों ने अपने खुद के युद्ध सिमुलेशन किए हैं और नतीजे काफी चौंकाने वाले थे। अच्छी खबर यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ताइवान जापान की मदद मिलने की स्थिति में आक्रमण को पीछे धकेल सकते हैं, लेकिन यही एकमात्र अच्छी खबर थी। CSIS दस्तावेजों से पता चला कि अमेरिका को 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 10 से 20 बड़े सतही युद्धपोत और 200 से 500 विमान खोने पड़ेंगे। गणना करें तो ये लगभग 3200 सैन्यकर्मियों की संख्या होती है, और ये तो सिर्फ पहली लड़ाई है। एक लड़ाई जिसमें 3 हफ्तों में वियतनाम युद्ध में मारे गए कुल लोगों का लगभग 20% हिस्सा शामिल है, और ये तो सिर्फ युद्ध के पहले चरण की बात है। तो कोई और विकल्प नहीं है। अमेरिकी सेना को अपनी पारंपरिक शक्ति प्रक्षेपण रणनीति बदलनी होगी। ये शुरुआत होगी विमान वाहक पोतों को कम से कम 900 मील दूर स्थानांतरित करने से, ताकि चीन की DF-21 मिसाइल, जिसे कैरियर किलर भी कहा जाता है, से बचा जा सके। उन्हें वहीं रुकना होगा जब तक चीन के पास कम गोला बारूद न बच जाए। इसलिए विमान वाहक पोत ताइवान पर आक्रमण को नहीं रोक सकेंगे। विमान वाहक पोतों पर आधारित विमान चीनी मुख्य भूमि पर महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर हमला करने में असमर्थ होंगे। वे शायद ताइवान जलडमरू मध्य में लक्ष्यों को भी तब तक नहीं मार पाएंगे जब तक आक्रमण समाप्त नहीं हो जाता। लेकिन तस्वीर और गंभीर हो जाती है। अमेरिका अपने नुकसान की भरपाई कैसे करेगा? 1975 में अमेरिका दुनिया के बड़े जहाज निर्माताओं में था, लेकिन 50 साल बाद इसका वैश्विक बेड़े में हिस्सा 1% से भी कम है। अमेरिका के पास सिर्फ 4 नौसैनिक शिपयार्ड और 17 ड्राई डॉक हैं, जबकि चीन के पास कम से कम 35 हैं। साथ ही उसके पास दर्जनों औद्योगिक साझेदार हैं जो सैन्य जहाज बना सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 154 निजी शिपयार्ड हैं, जबकि चीन के पास 175 हैं। ये अंतर सुनने में कम लग सकता है, लेकिन क्षमता में बहुत बड़ा है। चीन अमेरिका से 232 गुना तेज जहाज बना सकता है। समुद्री क्षमता में इतना अंतर है कि चीन में 3 नए जहाज बनने में उतना ही समय लगता है जितना अमेरिका को एक जहाज की मरम्मत में लगता है। पेंटागन का कहना है कि केवल आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते। चीन के पास ज्यादा जहाज हैं, लेकिन अमेरिकी नौसेना अब भी आकार और मारक क्षमता में आगे है। अमेरिका के जहाज बड़े, ज्यादा सक्षम है और डुबोना मुश्किल है, इसलिए आमने सामने की लड़ाई में चीन को ज्यादा जहाज खोने पड़ सकते हैं। समस्या ये है कि ये बढ़त कई सालों से घटती जा रही है। खोए हुए जहाजों की भरपाई करना अब पहले जितना आसान नहीं रहा। हाल ही में एक वॉर गेम में एम्फीबियस जहाजों की भरपाई में 2 साल
और पनडुब्बियों की भरपाई में 7.5 साल लगे। डिस्ट्रॉयर जहाजों की भरपाई में 15 साल लगे, जबकि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की भरपाई में 30 साल लग गए। दूसरे शब्दों में, अगर अमेरिका युद्ध जीत भी ले तो उसकी कुछ क्षतियों की भरपाई में दशकों लग सकते हैं, और यही सबसे आशावादी स्थिति है। अब वॉशिंगटन ने समाधान के लिए शिप बिल्डिंग कार्यालय बनाया, लेकिन अमेरिकी नौसेना ने सितंबर 2025 में फिर भी भारी विलंब की घोषणा की। यहां स्थिति और गंभीर हो जाती है, क्योंकि अमेरिका भविष्य के संघर्ष के लिए जिन जहाजों पर भरोसा कर रहा है वे समय पर नहीं मिल रहे। अगली पीढ़ी की पनडुब्बियों से लेकर नौसेना के सबसे नए एयरक्राफ्ट कैरियर तक महत्वपूर्ण कार्यक्रम पीछे चल रहे हैं। कुछ 1 साल, कुछ 2 साल और कुछ 3 साल तक पीछे हैं। अलग अलग तौर पर ये देरी इतनी बड़ी नहीं लगती, लेकिन जब इन्हें जोड़ा जाता है तो ये 9 प्रमुख जहाज निर्माण कार्यक्रमों में कुल मिलाकर हैरान कर देने वाली 11 साल की देरी बन जाती है। हैरानी की बात यह है कि कारण काफी साधारण है। सप्लाई चेन की समस्याएं, जो महामारी के बाद पूरी तरह से कभी ठीक नहीं हो पाईं, कुशल श्रमिकों की कमी और शिपयार्ड्स जो पहले से ही काम के बोझ से जूझ रहे हैं। अगर अगले कुछ वर्षों में ताइवान को लेकर कोई बड़ा युद्ध छिड़ जाता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका उसी बेड़े के साथ लड़ेगा जो उसके पास आज है, न कि उस बेड़े के साथ जिसे वो भविष्य में रखना चाहता है। यहाँ तक कि पेंटागन के अधिकारी भी मानते हैं कि कार्यकारी आदेश संभावित संकट से पहले वर्षों की देरी तुरंत दूर नहीं कर सकते। केवल जहाज ही समस्या नहीं है। युद्ध खेल से पता चला कि पेंटागन को खोए लड़ाकू विमानों की भरपाई में 8 साल और बम वर्षकों में 12 साल लग सकते हैं। अमेरिकी सेना इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करती, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है, क्योंकि कडेना एयरबेस और गुआम जैसे ठिकाने चीनी मिसाइलों के निशाने पर हैं। सैकड़ों और विमान नष्ट हो जाएंगे और संघर्ष के शुरू होने के कुछ ही दिनों के भीतर हजारों अतिरिक्त हताहत हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में, वॉर गेम्स में हुए चौंकाने वाले नुकसान सबसे बुरा हाल नहीं दर्शाते, वे तो सिर्फ शुरुआत हो सकते हैं। तो फिर इतनी अपूर्ण योजना को विजयी रणनीति कैसे कहा जा सकता है? असल में ऐसा नहीं है। इसी वजह से अमेरिकी सेना आपको बताएगी कि CSIS और कांग्रेस का विश्लेषण अब पुराना हो चुका है। इन खतरों की जानकारी पहले से है, तो असली योजना ये नहीं है। अगर ताइवान जलडमरू मध्य में आक्रमण को नौसेना या वायुसेना नहीं रोकती, तो फिर क्या रोकता है? असल सैन्य ताकत की रणनीति अरबों के एयरक्राफ्ट कैरियर या ऐसे महंगे एयरफील्ड्स पर नहीं टिकी है जिन्हें कहीं और ले जाया नहीं जा सकता। इसे प्रोजेक्ट हेल्स्केप कहा जाता है। ये अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर एडमिरल सैमुअल पापारो के 2020 की गर्मियों में वॉशिंगटन पोस्ट से कही गई रिकॉर्ड पर दर्ज बातें थीं। अगर प्रोजेक्ट हेल्स्केप अपने मकसद के मुताबिक काम करता है तो किसी भी चीनी आक्रमण बल को एक दुस्वप्न जैसी राह पार करनी पड़ेगी। ताइवान जलडमरू मध्य के पूरे 110 मील हिस्से को अमेरिकी और सहयोगी ड्रोन से भर दिया जाएगा। ये उपग्रहों, टोही विमानों, युद्धपोतों और पनडुब्बियों तक फैला एक बड़ा निगरानी और हमला नेटवर्क बनेगा। हर गतिविधि पर नजर, हर लक्ष्य की पहचान और हर गलती की सजा दी जा सकती है। कागज पर यह शक्तिशाली अवधारणा है, लेकिन सिर्फ कागज पर। कुछ सबसे उन्नत ड्रोन जैसे ग्लोबल हॉक एक विशाल नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, जो एवैक्स विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक फैला है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जो लक्ष्यों को और भी स्पष्ट बना सकती है। लेकिन इनकी संख्या केवल 33 है। इन्हें उसी समय रिटायर करना है जिसे कई विश्लेषक ताइवान संघर्ष के लिए सबसे जोखिम भरा समय मानते हैं। अगर ये सिस्टम इतने जरूरी हैं, तो इन्हें हटाया क्यों जा रहा है? पेंटागन का कहना है कि हेल्स्केप मौजूदा नहीं बल्कि भविष्य की तकनीक पर आधारित है। सेना का मानना है कि सस्ते और ज्यादा स्मार्ट ड्रोन की एक नई और बड़ी पीढ़ी समय पर आ जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण युद्ध योजनाओं में से एक उन हथियारों पर निर्भर नहीं है जो उसके पास पहले से हैं, बल्कि उन हथियारों पर निर्भर है जिन्हें वो अभी भी बनाने की दौड़ में लगा हुआ है। पापारो ने हेल्स्केप में किस तरह की नई मानव रहित प्रणालियां होंगी यह साफ नहीं बताया, लेकिन हमारे पास अन्य स्रोत हैं। अगस्त 2023 में व्हाइट हाउस ने दसियों हजार ड्रोन प्रणालियां हासिल करने के लिए रेप्लिकेटर कार्यक्रम शुरू किया। इसकी कीमत सालाना $500 मिलियन आई। पेंटागन के अंदर अधिकारी अब तक के नतीजों को लेकर आशावादी नजर आ रहे हैं। जनरल चार्ल्स ब्रैडफोर्ड कूपर द्वितीय यूएस सेंट्रल कमांड में पापारो के समकक्ष
ने कार्यक्रम को अनिवार्य बताया। उनका तर्क होगा कि ईरान के साथ युद्ध के पहले ही दिन इन हथियारों ने ईरान के हथियार कारखानों और कमांड एंड कंट्रोल केंद्रों को तबाह कर दिया और प्रति हथियार लागत $50,000 थी। इसे लो कॉस्ट अनक्रूड कॉम्बैट अटैक सिस्टम कहा जाता है या लूकस। $50,000 में अमेरिकी सेना को 500 मील दूर तक मार करने वाला हथियार मिलता है। तुलना के लिए एक अकेले F-35 इंजन की कीमत लगभग $22.6 मिलियन है। गणना करें तो एक F-35 के एक हिस्से की कीमत में 452 लुकास ड्रोन आ सकते हैं। इन हथियारों को जहाज या पिकअप ट्रक से तैनात किया जा सकता है, जबकि F-35 सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर या हवाई पट्टी से ही तैनात होता है। ये ड्रोन अमेरिका के पारंपरिक हथियारों की तुलना में ज्यादा आसानी से बच सकते हैं, पर चीन के साथ युद्ध में यही इनकी अकेली खासियत नहीं है। ये तथाकथित लुकास ड्रोन ईरान के शाहिद के उन्नत संस्करण हैं। बस इनमें जीपीएस सिस्टम की वजह से टारगेटिंग बेहतर है। अमेरिकी सेना ने कहा कि ये ड्रोन एआई गाइडेंस से खुद काम कर सकते हैं। इन्हें मानव ऑपरेटर की जरूरत नहीं है। इससे इन्हें जाम या ब्लॉक करना, यहाँ तक कि जीपीएस बंद होने पर भी नामुमकिन हो जाता है। पेंटागन का कहना है कि चीन का बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नेटवर्क और सैटेलाइट किलर मिसाइलें भी इन्हें रोकने में नाकाम रहेंगी। पेंटागन को इन पर इतना भरोसा है कि वो 2028 तक ऐसे 3,40,000 ड्रोन बनाने की योजना बना रहा है। हमें ये भी पता है कि ड्रोन की यह विशाल दीवार समुद्र की लहरों के नीचे तक फैलेगी, क्योंकि पेंटागन ने ऑर्का जैसे स्वायत्त पनडुब्बी ड्रोन बनाने में भारी निवेश किया है। ये बहुउद्देशीय है और निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध या आक्रामक अभियानों के अनुसार खुद को ढाल सकता है। वे बारूदी सुरंगें बिछा सकते हैं, छोटे ड्रोन और क्रूज मिसाइलें दाग सकते हैं या यहाँ तक कि टॉर्पीडो भी लगा सकते हैं। ये तब तक निष्क्रिय रहते हैं जब तक इन्हें आदेश नहीं मिलता, फिर ये जहाजों के विनाशक बन जाते हैं। ये सब एक यूनिट की कीमत पर, जो कथित तौर पर $55 मिलियन है। तुलना करें तो एक अर्लेबर्ग क्लास विध्वंसक की कीमत करीब $2.7 बिलियन प्रति जहाज है। इसलिए पेंटागन के अनुसार ऑर्का किफायती है। ये योजना शानदार लगती है, पर आंकड़े कुछ और कहते हैं। रिप्लिकेटर प्रोग्राम शुरू होने के 2 साल बाद पेंटागन के सूत्रों ने स्वीकार किया कि सिर्फ सैकड़ों नए ड्रोन ही डिलीवर हुए। इससे हमें ये सवाल उठाना चाहिए कि क्या रक्षा विभाग वाकई में सिर्फ 3 साल में 3,40,000 लुकास ड्रोन बना सकता है। ऑर्का की क्षमताओं की अमेरिकी सेना तारीफ तो करती है, लेकिन हमेशा भविष्य की बात करती है। वे ये जल्दी नहीं बताएंगे कि असल में उनके पास कितने हैं। सिर्फ एक। 2019 में 5 ऑर्डर किए, 2023 के अंत में 1 डिलीवर हुआ, बाकी का अब भी इंतजार है। और धीमी गति से चल रही योजना प्रोजेक्ट हिलस्केप के लिए सिर्फ पहली चेतावनी है। चीन के पास खुद का एक बहुत बड़ा ड्रोन बेड़ा है। इसने अमेरिका के ग्लोबल हॉक और MQ-9 रीपर जैसे हाई एंड ड्रोन की नकल की है, लेकिन मामला इससे भी खराब है, क्योंकि लड़ाई चीन के तटों के पास होगी। चीनी कम रेंज वाले ज्यादा ड्रोन ताइवान जलडमरू मध्य तक ला सकेंगे। इसका मतलब चीन के ड्रोन सस्ते और ज्यादा होंगे, क्योंकि वह ड्रोन सप्लाई चेन का केंद्र है। चीन ने 2026 की शुरुआत में ये दिखाया, जब उसने अपने सरकारी टेलीविजन पर एक ही सैनिक को 200 ड्रोन के झुंड को नियंत्रित करते हुए दिखाया। बेशक ये प्रचार हो सकता है, लेकिन अमेरिकी सरकार की VOA न्यूज सहित विश्लेषण से पता चलता है कि चीन के बेड़े में 50 से ज्यादा प्रकार के ड्रोन हैं और उनके पास दसियों हजार ड्रोन हैं। पेंटागन की ड्रोन दीवार को झटका ये है कि चीन लगभग सभी मैग्नेट्स नियंत्रित करता है जो इन ड्रोन में लगते हैं, चाहे उन्हें कोई भी इस्तेमाल करे। बिना मैग्नेट ड्रोन बनना और मोटर चलना संभव नहीं। पेंटागन जानता है कि यह समस्या है, तो 1 जनवरी 2027 से अमेरिकी रक्षा ठेकेदारों को चीन से आने वाली दुर्लभ मृदा सामग्री का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। हमने देखा है कि सप्लाई चेन को व्यवस्थित करने में सालों लगते हैं और हम अभी भी इससे पूरी तरह नहीं निपटे हैं। हालात और बिगड़ सकते हैं। मान लेते हैं कि ड्रोन की समस्या समय पर सुलझ जाएगी, फिर भी एक खामी रहेगी। आप सप्लाई चेन बदल सकते हैं। आप इस तथ्य को नहीं बदल सकते कि आपको वही मिलता है जिसके लिए आप भुगतान करते हैं। ड्रोन सस्ते हैं, इतने सस्ते कि पेंटागन के आशावादी लोग जो आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं वह कर ही नहीं सकते। पापारो ने खुद स्वीकार किया कि ग्रेट वॉल ऑफ ड्रोन को युद्ध जल्दी जीतने के लिए या यहाँ तक कि युद्ध जीतने के लिए भी नहीं बनाया गया था। उन्होंने कहा,
हेल स्केप का मानवरहित हिस्सा समय हासिल करने के लिए था। उम्मीद है 1 महीना। ड्रोन वॉल की जो भी खूबियां हों, ये खुलेआम स्वीकारोक्ति थी कि बेड़ा चीन के खिलाफ जल्दी और आसान जीत का रास्ता नहीं बनेगा। हम पहले ही देख चुके हैं कि 1 महीने में हालात बदलना बहुत ज्यादा आशावादी सोच है। भले ही ऑर्का नौसेना की सभी जरूरतें पूरी कर दे, फिर भी ये चीन के बड़े बेड़े को नष्ट करने के लिए काफी नहीं होगा। अमेरिकी सेना रेप्लिकेटर ड्रोन को गेम चेंजर मान सकती है, लेकिन चीनी युद्ध मशीन को नुकसान पहुंचाने के लिए पारंपरिक हथियारों की भी जरूरत होगी। नुकास ड्रोन का पेलोड 40 पाउंड है, तुलना के लिए हार्पून जैसे एंटीशिप मिसाइल का पेलोड 500 पाउंड होता है। इससे बचा नहीं जा सकता। बेड़े को नष्ट करने के लिए भारी मिसाइलें चाहिए, लेकिन वे आएंगी कहां से? सबसे साफ जवाब है पानी के नीचे से। ओहायो क्लास की पनडुब्बियां लगभग 1000 मील की रेंज वाले 154 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें ले जा सकती हैं। युद्ध क्षेत्र से सैकड़ों मील दूर छुपे हुए वे चीन भर के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों की लहरें दाग सकते हैं, और फिर भी उन्हें ढूंढना या जवाबी हमला करना बेहद मुश्किल रहेगा। इन युद्ध योजनाओं में कुछ आशावादी मान्यताओं के बावजूद आलोचक भी इस क्षेत्र में पेंटागन से सहमत हैं। हाल के वर्षों में चीन ने जबरदस्त प्रगति की है, लेकिन पनडुब्बी युद्ध के मामले में विशेषज्ञों का मानना है कि वो अब भी अमेरिका से लगभग 1 पीढ़ी पीछे है। सबसे बड़ी बात, उसके पास वो दशकों का अनुभव नहीं है जो अमेरिका और उसके सहयोगियों को पनडुब्बियों को ट्रैक और शिकार करने में मिला है। वायुसेना का कहना है कि वो नौसेना से पीछे नहीं रहेगी। उसका कहना है कि रैपिड ड्रैगन प्रोग्राम मिसाइलों को रेंज में लाने और तेज सुरक्षित बाहर निकलने का तरीका है, चाहे विमान कोई भी हो। वायुसेना के पास लगभग 460 C-130 और 222 C-17 मालवाहक विमान हैं। ये विमान आमतौर पर दुनिया भर में सैनिक, ईंधन और उपकरण ले जाते हैं। लेकिन अगर आप पहले से ही मिसाइलों को युद्ध क्षेत्र तक ले जा रहे हैं, तो उन्हें पहले किसी बॉम्बर या युद्धपोत पर क्यों उतारें? क्यों ना उन्हें सीधे मालवाहक विमान से ही दाग दिया जाए? वायुसेना इसे चुने हुए विमान में डिस्पोजेबल पैलेट लगाकर कर सकती है। फिर ये सामान्य एयरड्रॉप की तरह विमान के पिछले हिस्से से बाहर निकलता है। मिसाइलें पैलेट से तब छोड़ी जाती हैं जब वह नीचे उतरता है। C-132 पैलेट से 12 तक मिसाइलें दाग सकता है, जबकि C-17 5 पैलेट से 45 मिसाइलें दाग सकता है। तुलना के लिए एक B-52 बॉम्बर अधिकतम 20 क्रूज मिसाइलें दाग सकता है, जबकि B-2 16 मिसाइलें ले जा सकता है। रैपिड ड्रैगन 2 विध्वंसकों जैसी मारक क्षमता 100वें हिस्से की लागत पर देता है। पसंदीदा हथियार क्या है? AGM-158 जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल यानी JASSM, जिसकी रेंज 575 मील है। ये दूरी इतनी है कि फ्रंट लाइन से दूर उड़ते विमानों से भी चीन के भीतर गहरे लक्ष्य भेदे जा सकते हैं। हर मिसाइल में करीब 1000 पाउंड का वारहेड होता है, जिसे विस्फोट से पहले रक्षा प्रणालियों को भेदने के लिए बनाया जाता है। ये चीन की नौसेना के सबसे बड़े जहाजों के लिए भी गंभीर खतरा है। तो ये कहना सही होगा कि रैपिड ड्रैगन प्रोग्राम अमेरिकी सेना के लिए सुरक्षित दूरी से सैन्य शक्ति प्रक्षेपित करने का एक चतुर तरीका है। कुछ गिने चुने बॉम्बर्स पर निर्भर रहने की बजाय ये कार्गो विमानों को मिसाइल लॉन्चर में बदल सकता है। पेंटागन का उद्देश्य है युद्ध में इतनी धमकियां पैदा करना कि चीन उन्हें ट्रैक करने में फंस जाए, जिससे उसे अपनी मिसाइलें और एयर डिफेंस जल्दी इस्तेमाल करने पड़े और आगे हमलों के मौके मिले। अगर हम पेंटागन की बात माने तो एयरफोर्स और नेवी चीन की तरफ एक के बाद एक मिसाइलें भेजेंगी, जैसा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से कभी नहीं देखा गया। चीन के 1000 टारगेट जैसे वुडी आइलैंड का रडार स्टेशन और सुबी रीफ का रनवे 24 घंटे में धुएं में उड़ जाएंगे। आगे मेनलैंड पर टारगेट्स में कमांड और कंट्रोल सेंटर, फॉरवर्ड बेस, शिपयार्ड, मिसाइल बैटरियां, और अगर दिन अच्छा रहा तो चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल होंगे, जिसमें वो भी हैं जो अभी निर्माणाधीन है। पेंटागन कहता है कि उसे पता है ये हाई वैल्यू टारगेट्स कहां हैं या हमले के वक्त वे कहां होंगे। ऑस्ट्रेलिया के पाइन गैप जैसे बेस से अमेरिका और उसके सहयोगियों को हमले की सही जगह पता चलती है। ये साफ है कि पनडुब्बियां और रैपिड ड्रैगन प्रोग्राम वो कर सकते हैं जो रेप्लिकेटर नहीं कर सकता। बस एक पेंच है जो अमेरिकी सेना आपको बताने के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं है। यह रणनीति इस बात पर निर्भर करती है कि मिसाइलें पर्याप्त हों। तो अगर मिसाइलें खत्म हो जाए तो क्या होगा? सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने
केवल ताइवान युद्ध से होने वाले हताहतों पर ध्यान नहीं दिया। हाउस के साथ उस संयुक्त अध्ययन में यह भी देखा गया कि चीन के खिलाफ अभियान में अमेरिका कितना गोला बारूद खोएगा। लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइलें 3 से 7 दिनों में खत्म हो जाएंगी। रैपिड ड्रैगन से लॉन्च एक्सटेंडेड जैज़म मिसाइलें एयरफोर्स को अधिकतम 30 दिन मिलेंगे। यही नियम पनडुब्बियों से लॉन्च होने वाली एक्सटेंडेड रेंज टॉमहॉक मिसाइलों पर भी लागू है। जितना उपयोगी हार्डवेयर है, इतनी ही कम उसकी असल उपलब्धता है। यही सिमुलेशन 2024 में हुआ था। तब पेंटागन के आशावादी लोग इसे एक जरूरी घटक की कमी मानकर खारिज कर सकते थे। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हमें पता है कि अच्छे से हथियारबंद दुश्मन से सामना कैसा होता है। अमेरिका के भंडार पहले ही ईरान में परखे जा चुके हैं। नतीजा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जून 2025 में मिडनाइट हैमर अभियान के दौरान अपने 25% थाद मिसाइलें खर्च कर दी। साथ ही अपने 20% RIM 161 SM-3 मिसाइलें भी। फिर 2026 में खाड़ी देशों ने सिर्फ 3 दिनों में 800 पैट्रियट मिसाइलें दाग दी। तुलना के लिए 2025 में इन मिसाइलों में से केवल 620 ही बनाई गई थीं। ये रक्षात्मक मिसाइलें हैं, लेकिन सबक साफ है। औद्योगिक राज्य के साथ सीमित युद्ध में भारी सटीक मिसाइलों का भंडार जल्दी खत्म हो जाता है। चीन के खिलाफ मिसाइलों की मांग ईरान से कहीं ज्यादा होगी, क्योंकि उसके पास करीब 200 लैंडिंग जहाज है और ये संख्या बढ़ रही है। कुछ जहाज रास्ते में आते समय मिसाइलों की चपेट में आएंगे, लेकिन बाकी बच जाएंगे। चीन के पास डूबे जहाजों की जगह लेने के लिए और भी कई जहाज हैं। अब जरा आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान दें। मौजूदा मिसाइल भंडार में इस्तेमाल कंप्यूटर चिप्स, मैग्नेट्स, रॉकेट तकनीक और ड्रोन भी चीन से आने वाले दुर्लभ पृथ्वी तत्वों पर निर्भर हैं। दुर्लभ पृथ्वी तत्वों पर वही कार्यकारी आदेश लागू है, लेकिन अब हमें कड़वी सच्चाई पर चर्चा करनी होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास कई दुर्लभ पृथ्वी तत्व हैं, लेकिन उससे ज्यादा नौकरशाही है। सूत्रों के अनुसार परमिट प्रक्रिया में ही 7 से 10 साल लगते हैं। इसके अलावा निवेशकों को जुटाने और उपकरण लाने में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नई खान खोलने में औसतन 29 साल लग जाते हैं। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि पेंटागन का चीनी दुर्लभ पृथ्वी तत्वों पर आदेश बहुत देर से आया। मिसाइलें खत्म होने पर अमेरिकी सेना को उन्हें बदलने के लिए जुगाड़ करनी होगी। मिसाइल भंडार की सीमितता पहले से ही खतरा है। पेंटागन सवालों के जवाब देने को तैयार है, पर वोल्ट टाइफून पर बात करने को नहीं। युद्ध सिर्फ प्रशांत क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों के मुताबिक इसका कुछ हिस्सा शायद अमेरिका पहुंच चुका है। 2024 की शुरुआत में अमेरिकी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने चेताया कि वोल्ट टाइफून नामक चीनी राज्य से जुड़ा हैकिंग समूह अमेरिकी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे तक चुपचाप पहुंच बना रहा था। इसका मकसद तुरंत नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि किसी संकट से पहले खुद को प्रमुख सिस्टमों में स्थापित करना था। हम ऐसे समूहों को पहले भी काम करते देख चुके हैं। एक राज्य प्रायोजित समूह ने F-35 पर टेराबाइट्स का डेटा चुरा लिया था। अगर राज्य प्रायोजित हैकर्स पेंटागन और अमेरिकी गुप्त हथियार कार्यक्रमों में घुस सकते हैं, तो वे महत्वपूर्ण नागरिक बुनियादी ढांचे में भी घुस सकते हैं। सच कहें तो उन्हें रोकना मुश्किल है। अमेरिकी खुफिया समुदाय पहले ही कह चुका है कि वोल्ट टाइफून सफल हो चुका है। उनके अपने शब्दों में, कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा संगठनों की IT प्रणालियां, मुख्य रूप से संचार, ऊर्जा, परिवहन प्रणालियों और जल एवं अपशिष्ट जल प्रणाली क्षेत्रों में पहले ही हैक की जा चुकी हैं। हमारे पास दूसरे स्रोत भी हैं जो यही बात कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का मानना है कि वोल्ट टाइफून के संचालन की सीमा महाद्वीपीय संयुक्त राज्य अमेरिका और गुआम जैसे समुद्र पार के अमेरिकी क्षेत्रों तक फैली हुई है, जहां प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस स्थित है। माइक्रोसॉफ्ट ने यह भी जोड़ा कि विनिर्माण और परिवहन उन क्षेत्रों में शामिल हैं जिन्हें निशाना बनाया गया है। ये कोई संयोग नहीं है। अगर बिजली प्रणालियां बंद हो जाएं, तो नए जहाज, विमान, मिसाइल बनाना मुश्किल होता है। युद्ध ओहायो में ही हार सकता है, ड्रोन लॉन्च होने से पहले ही। ध्यान से देखिए और आप पाएंगे कि अमेरिकी सेना की तथाकथित योजना के हर स्तंभ में एक साथ दरारें पड़ रही हैं। लेकिन एक और गंभीर समस्या है जिस पर पेंटागन कम बात करता है। सैन्य विश्लेषक इसे फैट अकॉम्प्ली जोखिम कहते हैं। इसका मतलब है चीन बहुत तेजी से कदम उठाता है। कुछ घंटों में ताइवान की रक्षा प्रणालियों पर समन्वित हमला किया जाता है और उसके बाद पश्चिमी तटीय मैदान पर उभयचर लैंडिंग की जाती है।
और अगर चीन इसे 72 घंटे तक अपने कब्जे में रख सकता है तो खेल पूरी तरह बदल जाता है। युद्ध खेल सिमुलेशन मानते हैं कि अमेरिका जवाब देगा। इस मान्यता पर बहुत कुछ टिका है। पेंटागन पिछले दशक से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। मुद्दा युद्ध जीतना नहीं, बल्कि युद्ध से पहले अपनी मौजूदगी बनाना है, ताकि फैट एकम्पली की संभावना ही न रहे। आगे जो भी आता है वो उसी समस्या का हल है। अगर जहाज, ड्रोन देर से हैं, मिसाइलें खत्म हैं, ग्रिड पहले ही हैक हो चुका है, तो आप कैसे जीतेंगे? इनमें से कोई भी असल में युद्ध जीतने की योजना नहीं है। तो ये तथाकथित योजना किस लिए है? बस दिखावा है। महंगा, सटीक रूप से गणना किया गया, परमाणु से जुड़ा हुआ दिखावा। और दर्शक है बीजिंग। असली योजना कभी भी आसान जीत के बारे में नहीं थी। हम चीनियों के पसंदीदा स्रोत का हवाला दे सकते हैं ताकि पेंटागन की असली सोच देख सकें। सुनजू के अनुसार असली उत्कृष्टता बिना लड़े दुश्मन को हराना है। यही असली योजना है। पेंटागन कहेगा कि अब तक नौसेना, वायुसेना पर ज्यादा ध्यान दिया गया, मरीन पर कम। अप्रैल 2024 में अमेरिकी मरीन मावुलुस्त द्वीप फिलीपींस पर उतरे, जो ताइवान से 100 मील से भी कम दूर है। वे चुपचाप नहीं आए थे। वे जहाज रोधी मिसाइल बैटरियां, हल्के उभयचर युद्धपोत और सैकड़ों मील दूर से फायर पावर बुलाने वाले सेंसर लाए थे। फिर कुछ दिनों बाद वे अपना सामान समेटकर चले गए। चीन ने इस पर ध्यान दिया और यही असल मकसद था। वह यूनिट एक मरीन लिटोरल रेजिमेंट थी। वे इतने छोटे हैं कि तेजी से मूव कर सकते हैं, लेकिन उनके हथियार किसी का दिन खराब कर सकते हैं। उनका मकसद पहली द्वीप श्रृंखला के बाहरी द्वीपों के बीच इधर उधर जाना है। फिलीपींस का माबुलुस्त और जापान की ryukyu श्रृंखला के सिरे पर स्थित योनागुनी दोनों उत्तर दक्षिण से चीनी फॉर्मेशनों पर हमला कर सकते हैं। वे पहली बमबारी का इंतजार नहीं करते, बिखर जाते हैं, जगह बदल लेते हैं। उन्हें नजरअंदाज करना महंगा और ढूंढना मुश्किल है। ऐसी सेना के लिए जिसने सालों तक अमेरिकी ठिकानों को नष्ट करने की योजना बनाई, ये बड़ी समस्या है। पेंटागन ये अभ्यास जानबूझकर सार्वजनिक करता है। बीजिंग को संदेश है, हम वहां हैं, हमें इलाके की जानकारी है और हम लौटेंगे। लेकिन चीन कुछ द्वीपों पर मौजूद मरीन रेजिमेंट से नहीं डरता। एयरफोर्स का कहना है कि उसने हल निकाल लिया है। एयरक्राफ्ट कैरियर के विपरीत बेस नहीं हट सकते, लेकिन विमान हटाए जा सकते हैं। इसी कारण उसने एजाइल कॉम्बैट एम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट विकसित किया, जो जून 2024 में कांग्रेस में पेश किया गया। एयरफोर्स की सोच है कि उसके विमान बड़े बेस पर इकट्ठा होने के बजाय कई छोटे छोटे स्थानों पर फैले रहें। ये जगहें अस्थायी होंगी, जहां जरूरी पुर्जे होंगे और ऑपरेशन चल सकेगा। सैनिक तेजी से आएंगे जाएंगे और ईंधन भरना भी तेज होगा। कमांड और कंट्रोल को छोटे नेटवर्क्स में शिफ्ट किया जाएगा, ताकि वे जालीदार नेट्स के नीचे छुपकर लाइन ऑफ साइट से ऑपरेट कर सकें। यह केवल थ्योरी नहीं है, स्रोत और उपग्रह तस्वीरें सच दिखाती हैं। योजनाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं। फिलीपींस में इन्हांस्ड डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट के तहत अमेरिकी बेस देखें। फिलीपींस द्वीपों की पूरी लंबाई में ऐसे 9 बेस हैं और पेंटागन कहेगा कि उसका संदेश बिल्कुल साफ है। दक्षिणी जगहें जैसे एंटोनियो बटिस्टा एयरबेस चीनी मुख्य भूमि से दूर होने के कारण मिसाइल हमलों में कम नुकसान झेलेंगी, लेकिन जो बचा रहेगा वो आक्रमणकारियों को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकेगा। इस बीच उत्तरी इलाकों जैसे नेवल बेस कैमिलो ओसियास को अधिक नुकसान होगा, लेकिन वे रणनीतिक रूप से अच्छी जगह पर हैं। बीजिंग के अधिकारी जानते हैं कि बेस नष्ट होने पर कई चीनी सैनिक और उपकरण भी खत्म हो जाएंगे। वे ये भी जानते होंगे कि फुर्तीली लड़ाकू तैनाती फिलीपींस से कहीं आगे तक फैली हुई है। उत्तरी मारियाना द्वीप समूह के टीनियन जैसे दूरस्थ प्रशांत द्वीपों से लेकर फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया के याप द्वीप पर नागरिक हवाई अड्डों को सुसज्जित करने तक पैटर्न साफ है। तस्वीरें और पैसों के लेन देन दिखाते हैं कि अमेरिका हर कोशिश कर रहा है कि वो शुरुआती दौर में बाहर न हो, और चीन इसे जानता है। अमेरिकी सेना पेंटागन को बता रही है कि उसके पास ऐसे सहयोगी हैं जो केवल अपनी जमीन इस्तेमाल करने देने वाले निष्क्रिय सहयोगी नहीं, बल्कि लड़ाई में शामिल होने को तैयार सक्रिय सहयोगी भी हैं। CSIS युद्ध खेल में सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसाइलें ही शामिल नहीं थीं। ताइवान के पास अपनी खुद की एंटी शिप मिसाइलें भी हैं। ये 1 हफ्ते में खत्म होंगी, लेकिन इस्तेमाल के लिए सैकड़ों और मिसाइलें उपलब्ध होंगी। ताइवान की पहली निवारक परत इंटरसेप्टर नहीं, बल्कि उसका भूगोल है। नक्शे पर यह एक ऐसा द्वीप लगता है जहां आप कई दिशाओं से आ सकते हैं।
असलियत में ज्यादातर तटरेखा बड़े पैमाने पर उतरने के लिए उपयुक्त नहीं है। ताइवान की 870 मील तटरेखा में अधिकांश हिस्सा चट्टानों, पत्थरों या आबादी वाले क्षेत्रों से घिरा है। कुछ ही समुद्र तट हैं जहां बड़ी सेना उतर सकती है, और अगर पहला कदम पार भी हो जाए तो यहाँ की जमीन चीजें मुश्किल बना देती है। द्वीप का पश्चिमी भाग आक्रमण के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि यह मुख्य भूमि चीन की ओर है और यहाँ सबसे अधिक समतल जमीन है। लेकिन यहाँ समतल शब्द बहुत मायने रखता है। तटीय मैदान बहुत संकरा है, जो समुद्र और द्वीप के बीचों बीच चलने वाली ऊंची पहाड़ियों के बीच फंसा हुआ है। अगर कोई सेना यहाँ उतरती भी है तो उसे फैलने के लिए खुली जगह नहीं मिलेगी। उसे शहरों, सड़कों और ऐसे भूभाग का सामना करना पड़ेगा जो आवाजाही को तंग रास्तों में सीमित करते हैं। ये मायने रखता है, क्योंकि इससे आगे की लड़ाई का तरीका बदलता है। चौड़े मोर्चे की बजाय अब आपको कहीं अधिक सिमटा हुआ और जिसमें आगे बढ़ना मुश्किल हो ऐसा मोर्चा मिलता है। ताइवान भी लगातार अपनी वायुसेना को अपग्रेड कर रहा है, खासकर अपने F-16 बेड़े को। 2024 तक ताइवान ने एशिया के बड़े F-16 बेड़ों में से एक बना लिया था, जो किसी भी संघर्ष में उसकी हवाई रणनीति का मुख्य हिस्सा है। शुरुआती चरण बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप हवा में लड़ सकते हैं तो जमीन पर दुश्मन के लिए सब कुछ मुश्किल हो जाता है। लेकिन सबसे अहम बदलाव सिर्फ उपकरण नहीं, बल्कि लोगों के बारे में है। 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद ताइवान ने अपनी अनिवार्य सैन्य सेवा को 4 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दिया। इसका मतलब है कि अधिक लोग असली प्रशिक्षण ले रहे हैं और बड़ी आबादी लंबे संघर्ष के लिए तैयार हो रही है। यह मानसिकता और राष्ट्रीय पहचान में बदलाव दर्शाता है। यह सोच सिर्फ बाहरी मदद पर निर्भर नहीं, बल्कि खुद ज्यादा समय तक रक्षा करने की क्षमता बढ़ाने की है। इनमें से कोई चीज गारंटी नहीं देती, लेकिन इसका मतलब यह है कि किसी भी चीनी आक्रमण को एक ऐसे स्थान से निपटना होगा जो नक्शे में जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा कठिन है। हालांकि ताइवान अकेला नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार जापान एक ऐसी सैन्य शक्ति बना रहा है जो आक्रामक कार्रवाई करने में सक्षम है। जापान को 2027 तक अपनी जीडीपी का 2% रक्षा पर खर्च करना था। नई प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने कहा कि यह पर्याप्त तेज नहीं है, इसलिए 2026 में रक्षा खर्च बढ़कर 1.9% हो गया। जापान लंबी दूरी की टॉमहॉक और एयर लॉस्ट मिसाइलें ले रहा है, जो 300 मील से ज्यादा दूर तक मार सकती हैं। नई घरेलू हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइलें 600 मील दूर जहाज को मार सकती हैं, और जापानी सूत्रों के अनुसार ये पहले ही तैनात हो चुकी हैं। फिलीपींस भी हाइमार्स जैसे मिसाइल सिस्टम जुटा रहा है, जो जमीन से 310 मील तक की प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल लॉन्च कर सकता है। चीन रूस के अनुभव से जानता है कि ये सिस्टम कितने खतरनाक हैं। यूक्रेन की तुलना में ये हाइमार्स खासतौर पर जहाजों को निशाना बनाने के लिए बने हैं। युद्ध सिमुलेशन में ये नहीं जोड़ा गया था। अमेरिका के मिसाइल भंडार कुछ हफ्तों में खत्म हो सकते हैं, लेकिन वे सिर्फ अमेरिका के भंडार हैं। जापान और फिलीपींस के कारण सैकड़ों और मिसाइलें उपलब्ध होंगी। क्या वे जल्दी खत्म हो जाएंगी? हाँ, लेकिन चीनी सेना को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। योजना का एक आखिरी हिस्सा है जो इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ता है। इन मिसाइलों में से कुछ को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट से दागा जाएगा। प्रोजेक्ट हिलस्केप को उन शिपिंग लेनों की नाकाबंदी से जोड़ा जाएगा जिन पर चीन की अर्थव्यवस्था निर्भर है। मलक्का जलडमरू मध्य से चीन अपनी 70% ऊर्जा आयात करता है। घर के पास चीनी व्यापार भी रुकेगा, क्योंकि लुजोन और मियाको जलडमरू मध्य बंद होंगे। लॉयड्स जैसी कंपनियां कहेंगी कि वे विवादित जल क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों का बीमा नहीं करेंगी। चीन के तटीय जल क्षेत्र इसमें आते हैं, जिससे उसका बड़ा व्यापारिक बेड़ा बोझ बन जाएगा। शी जिनपिंग अपने शेंगनहाई स्थित कमांड सेंटर में बैठकर देखेंगे कि कैसे हताहतों की संख्या बढ़ती जा रही है और शेयर बाजार गिरता जा रहा है। शी सिर्फ चीन की अर्थव्यवस्था को ढहते हुए नहीं देख रहे हैं, बल्कि जानते हैं कि ताइवान ऑफलाइन होने पर दुनिया पर क्या असर होता है, और ये बात बाकी सब भी जानते हैं। TSMC बंद होते ही एप्पल की सप्लाई चेन और फोर्ड की उत्पादन लाइनें रुक जाती हैं। अस्पताल के उपकरणों की कमी अब उन देशों में भी दिखती है जिन्होंने कभी गोली नहीं चलाई। पूरी दुनिया एक द्वीप से आने वाली चिप्स पर निर्भर है। शी सिर्फ ताइवान पर दांव नहीं लगा रहे हैं, और वे यह जानते हैं, इसलिए जो उन्हें रोकना चाहते हैं मानते हैं कि शी ही पीछे हटेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे बुनियादी वादा तोड़ देंगे,
अपने लोगों को आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता देना, बदले में सत्तावादी शासन। क्या उनमें वो हिम्मत है कि वो ये कदम उठा सकें? अगर सबसे बुरा हुआ तो रेप्लिकेटर ड्रोन और आसानी से लॉन्च होने वाली मिसाइलें ताइवान पर हमले को पूरी तरह नहीं रोक सकेंगी। चीनी सेना को ऐसे नुकसान झेलने पड़ेंगे जो उसने कोरियाई युद्ध के बाद नहीं देखे हैं। ये चीनी अर्थव्यवस्था को माओ के बाद सबसे बड़े संकट में डाल देगा। शी समझ जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अमेरिका और उसके सहयोगी चोटिल होकर भी लड़ सकते हैं। पेंटागन का कहना है, अगर अमेरिका के लिए जीत आसान नहीं तो चीन के लिए भी नहीं होगी। यही पेंटागन की असली योजना है, ऐसे बड़े दाव वाले टकराव में बाजी मारना जहां जो पहले झुके वही हारे। ड्रोन के झुंड, पनडुब्बियां, रैपिड ड्रैगन मिसाइलें, दूर दराज द्वीपों पर मरीन ब्रिगेड, इनमें से कोई भी जीत के लिए नहीं है। इन्हें ऐसे बनाया गया है कि शुरुआत करना नामुमकिन हो जाए। इतिहास की सबसे महंगी सेना ने ऐसी योजना बनाई है जिसे कभी इस्तेमाल न करना पड़े। हम कम से कम ये तो कह सकते हैं कि ये एक योजना है। 48 घंटे में चीन जैसे लगभग बराबरी के विरोधी के खिलाफ जबरदस्त जीत के विचार के उलट। वो तो बस ख्याली पुलाव है। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। इससे वाकई फर्क पड़ता है। एक बार फिर धन्यवाद, और मैं आपको अगली बार मैप पैक पर मिलूंगा।